एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो आज हम आज के आर्टिकल चेक करेंगे जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो उसमें क्या आया हुआ है, पहला है कि हम डिस्कस करेंगे कि जो वेनेजुएला में अभी क्राइसिस हो रहा है, जो अभी यूएसए और वेनेजुएला के बीच में जो छोटी मोटी मुठभेड़ हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी क्या कहता है कि ट्रम्प सेज यूएसए टू रन वेनेजुएला, यानी कि ट्रम्प ने बोला है कि यूएसए को क्या करना पड़ेगा, वेनेजुएला को अब चलाना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्राइसिस वगैरह हो रही हैं। और उस एक पेज पर आ रहा है कि ट्रूप डिप्लॉयड टू बॉर्डर विद वेनेजुएला, यानी कि कुछ सैनिक है जो कि तैनात कर दिए हैं यूएसए ने, कहाँ पर, वेनेजुएला के बॉर्डर पर। तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और एक जो आर्टिकल हमारा है वो है हमारा GS 1 से रिलेटेड है, जो कि हिस्ट्री में जिसमें हम क्या फेस्टिवल वगैरह बनाते हैं। तो आज एक फेस्टिवल है इसमें, यानी कि एक पिक्चर ऑफ द डे आती है हिंदू न्यूज़पेपर में। तो उसमें बताया गया है एक किसके बारे में, एक जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम पहले आर्टिकल से, यानी कि इसके अंदर हम आज 2 ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है कि ट्रम्प सेज यूएसए टू रन वेनेजुएला, यानी कि ट्रंप ने बोला है कि अब यूएसए को वेनेजुएला चलाना पड़ेगा। यानी कि वेनेजुएला क्या है, एक देश है। अभी हम देखेंगे कहाँ पर है ये, यानी कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, यानी कि साउथ अमेरिका का ये क्या है, देश है। तो एक ये बताया गया। दूसरा ये कह रहा है कि ऑयल फर्म्स टू हेड इनटू द कंट्री, यानी कि अब जो ऑयल्स की फील्ड वगैरह है, जहाँ पर ऑयल की कंपनी वगैरह है, उसको हेड करना पड़ेगा कहाँ पर, वेनेजुएला में जाकर। ये ट्रंप के हैं। अभी जैसे कि अभी एक चीज़ हुई है कि जो अभी वेनेजुएला है वहाँ पे क्राइसिस वगैरह हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई है और जो ऑयल के प्राइस थे वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, जिसकी वजह से वेनेजुएला क्या है, उस पर क्राइसिस आ गए हैं। तो उन सबको हैंडल करने के लिए अभी यूएसए ने क्या किया है, उसके जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको यानी कि उनको क्या किया है, पकड़ लिया है कि वो जाकर रात को ही उनको क्या कहे, सैटरडे को उनको वहाँ से पकड़ लिया है। तो ट्रूप्स डिप्लॉयड टू ऑर्डर विद वेनेजुएला, यानी कि वहाँ पर क्या है, जो सैनिक हैं यूएसए के उसके वहाँ पर तैनात कर दिए, कहाँ पर, वेनेजुएला के बॉर्डर पर। तो सबसे हम देखेंगे कि मैप में वेनेजुएला कहाँ पर है। तो वेनेजुएला कहाँ पर है मैप में, कि हमारा जैसे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका है और ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में ये है हमारा वेनेजुएला जो कि हम चेक करेंगे कि जो कि बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है। यानी कि यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट जो है क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं कि एक देश दे देगा आपको और पूछेगा कि ये किस किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहला जो ये बॉर्डर शेयर करता है कोलंबिया के साथ, गुआना के साथ, और नीचे किसके साथ शेयर करता है बाउंड्री, वो है हमारा ब्राज़ील के साथ। ये हमने देखी थी किसकी, वेनेजुएला की, जो कि क्या थी ये, बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है। तो हम देखेंगे कि जो वेनेजुएला है, जो हमारा साउथ अमेरिका का एक देश है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो हम देखेंगे कि जो वेनेजुएला है वो हमारा मेन ऑयल फील्ड के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर हम देखें तो वहाँ पर जो स्टोर है ऑयल का वो कितना है, 303 बिलियन बैरल है। बैरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अभी जाएँगे तो हम लीटर्स में गाड़ी में या फिर मोटरसाइकिल में क्या करते हैं, लीटर्स में तेल को भरवाते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री को, तो वो लीटर में नहीं वो खरीदती है या बेचती है किसको, ऑयल को। वो खरीदती है या बेचती है किसमें, बैरल में। तो अब कहता है कि एक बैरल में कितना ऑयल होता है। तो एक बैरल में 159 लीटर क्या होता है हमारा, तेल होता है। तो अब हम देखते हैं कि वेनेजुएला किस चीज़ के लिए क्या है। वेनेजुएला हैज़ ए वास्ट ऑयल रिजर्व इन द ओरिनोको बेल्ट, कि जो वेनेजुएला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। कहाँ पर है मेन, और ये कहाँ पर है, ओरिनोको बेल्ट में। तो ओरिनोको बेल्ट चेक करते हैं, ये हमारी क्या है, ओरिनोको बेल्ट। तो यहाँ पर क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा क्या है, तेल होता है। तो दूसरा कहता है कि वेयर एक्स्ट्रा हैवी क्रूड रिक्वायर एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्निक
मेकिंग प्रोडक्शन एक्सपेंसिव एंड लिमिटिंग एक्सपोर्ट। तो हम क्या करते हैं कि हमें प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि हम तेल तो निकालते हैं बट उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, रिफाइनरी इंपॉर्टेंट, उसको तेल को क्या करना पड़ता है, हमें रिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा किस लिए जाना जाता है कि वो ऑयल को क्या करता है, रिफाइन करता है। तो ये हमने डिस्कस किया है कि ये हमारा जो वेनेजुएला है किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व, यानी कि हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है तेल का वो कहाँ पर है, हमारा वेनेजुएला में। यानी कि देखा जाए तो 5th एक्सपोर्ट कंट्री है जो कि ऑयल को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। दूसरा हम देखते हैं ओरिनोको बेल्ट, यानी कि मोस्ट रिजर्व आर हैवी क्रूड लोकेटेड इन ओरिनोको बेल्ट। तो कहाँ पर, यानी कि वेनेजुएला में भी ऑयल का जो रिजर्व है वो कहाँ पर है, ओरिनोको बेल्ट में। और तीसरा हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, द होल वेल्थ हैज नॉट ट्रांसलेटेड टू प्रोस्पेरिटी, मिसमैनेजमेंट, सेनेक्शन। यानी कि क्या कहता है कि जो हमारा अभी क्राइसिस चल रहा है, मेन क्राइसिस क्या था कि मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट कैसे किया, जैसे कि अभी जो वेनेजुएला है हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ऑयल के लिए। अभी वहाँ के जो पीएम हैं उन्होंने क्या किया है कि जो सिर्फ वे क्या कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किस पर निर्भर थे, सिर्फ ऑयल पर निर्भर थे। बट कोई भी कंट्री है अगर वो ऐसे सोचे कि हम जिस चीज़ के लिए फेमस है अगर उसी पर निर्भर रहेंगे और अदर जो हमारे कंपनी जो अदर हमारे प्रोडक्ट है उन पर निर्भर ना होकर सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्भर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अभी तो हमें वो ऑयल कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है, बट इन फ्यूचर अगर उसके ऑयल के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी है, ऑटोमेटिकली जो हमारा कंट्री है वो कहीं ना कहीं लॉस में जाएगा। तो सेम अभी जो हो रहा है वो हमारा किसके साथ हो रहा है, वेनेजुएला के साथ हो रहा है, जो सिर्फ किस पर निर्भर रहकर क्या कर रहा था, अपनी कंट्री को वो चला रहा था। तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस था किसके लिए, वेनेजुएला के लिए। अभी देखते हैं कि वाई वेनेजुएला इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड, कि क्यों वेनेजुएला की इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड हो रही है। तो वेनेजुएला रियून इज ड्यू टू इट्स ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल। सिर्फ वो किसके ऊपर डिपेंड था, ऑयल के ऊपर। गवर्नमेंट मिसगाइडेड इकोनॉमिक पॉलिसीज, नेशनलाइज यूएसए सैंक्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन। यानी कि कहता है कि सिर्फ ऑयल पर डिपेंड होकर वो क्या कर रहा था, उसकी जो इन्फ्लेशन है, आपको पता होगी कि वेनेजुएला है जिसकी इन्फ्लेशन दिन पर दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि सिर्फ वो ऑयल पर ही निर्भर रह रहा। अभी देखो 2026 में अभी यूएसए उसके ऊपर अटैक कर रहा है, वहाँ के जो पीएम है उनको अरेस्ट कर लिया है, सॉरी जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो और उसकी वाइफ को अभी सैटरडे को क्या कर लिया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया और अपनी जो यूएसए की सैनिक थे, उन्हें इनके ट्रूप्स थे, उनको कहाँ पर तैनात कर दिया है उन्होंने, हमारे उसमें उसके वेनेजुएला के कंट्री में बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। तो इसके जो पॉइंट है, एक सबसे पहले क्या है, डिपेंडेंस ऑन ऑयल। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड है, वो ऑयल पर डिपेंड है कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे भंडारे हैं ऑयल के जिससे मैं अपनी कंट्री को चला सकता है, लेकिन अभी वो कहाँ पर है, क्राइसिस में है। सेकंड है बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो वहाँ की जो पॉलिसीज वगैरह है वो बुरी तरीके से चल रही है कि हाई लो प्राइसेस एंड हैवी गवर्नमेंट सब्सिडीज, और सब्सिडी को बढ़ा रही हैं, ऑयल के प्राइस को कर रहे हैं। दूसरा है यूएसए सैंक्शन, यानी कि यूएसए ने बहुत सारे प्रतिबंध हैं, यानी कि उस पर लगा रखे हैं कि इसका ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, उसका वो इंपोर्ट नहीं होगा, ये ऐसे यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं। फोर्थ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्थ पॉइंट कि वहाँ पर क्या करप्शन हो रहा है। एंड फोर्थ इज है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो वहाँ पर ड्यू टू हंगर एंड लैक, सबसे पहला क्या है, वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हर चीज़ महंगी होने के बावजूद तो कोई भी, हर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो इस चीज़ को खरीदे, उस चीज़ के। तो क्या है, लैक ऑफ मेडिसिन, पुअर हेल्थ सिस्टम, ये सभी वहाँ पर क्या है, क्राइसिस हो रही हैं, जिसकी वजह से हर लोग के पास मेडिसिन नहीं है तो उससे क्या हो रहा है, उनकी डेथ हो रही है। और जो सिक्स्थ है, यानी कि जो अभी फिलहाल हो रहा है कि यूएसए ने क्या कर दिया है, वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और उसकी वाइफ और अदर जो मेंबर हैं उनको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, और साथ में क्या किया है, वहां पर अपनी सैनिक को तैनात कर दिया है। इससे पता चलता है कि वेनेजुएला कितने क्राइसिस में है, और अभी यूएसए का वहां पर एंटर होना कहीं ना कहीं बताता है कि वेनेजुएला की अब इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है और वहां पर क्या होगा, यूएसए अपना कब्जा करेगा। तो अगले है कि अब यूएसए ने जो यूएसए पॉलिसी टुवर्ड वेनेजुएला, कि यूएसए की अब पॉलिसीज होंगी वेनेजुएला पर, वो क्या है।
तो द यूएसए पॉलिसी टुवर्ड वेनेजुएला स्टेम फॉर ए नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि बहुत सारी है। उनका मेन काम ये नहीं है कि वहां पर जाकर सिर्फ वो क्या करेगा, तेल के भंडारों पर ही कब्जा करेगा, नहीं, वहां की पॉलिटिकल, इकोनॉमी और सिक्योरिटी कंसर्न सभी वो देखेगा कि कैसे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, रेदर देन ए सिंपल डिजायर फॉर कंट्रोल एंड मतलब कि सिर्फ वहां पर कंट्रोल ही नहीं है, वहां की इकोनॉमी और पॉलिटिकल को ठीक करना। द यूएसए हैज हिस्टोरिकल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज निकोलस मदुरो एज वेनेजुएला लीडर। तो यूएसए ने बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया है कि वो निकोलस मदुरा को क्या मानता है, वेनेजुएला का लीडर मानता है, बिकॉज ऑफ वो कहता है कि ये फ्लोप एक तरह का पार्टी है जिसने कि वेनेजुएला में इन्फ्लेशन को बढ़ाया है, वहां के तेल भंडार को क्राइसिस में डाला है। ये सबसे बड़ी नाकामी है किसकी, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की। तो ये हमारा क्या था, आज का आर्टिकल था कि जिसमें बताया गया था कि कैसे वेनेजुएला अभी खतरे में है, कैसे वेनेजुएला की जो इकोनॉमी वो डिस्ट्रॉयड हो रही है दिन पर दिन, और कैसे वहां पर यूएसए ने अपना कब्जा किया है। तो अभी यहाँ पर एक तो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए हमारा वेनेजुएला इंपॉर्टेंट था, और साथ में अगर तेल आया का नाम आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं यूपीएससी के एग्जाम के लिए वहां पर क्या देखते हैं, ओपेक को। तो ओपेक क्या है, एक सेकेंड, ओपेक क्या है कि ए परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, करंटली कंसिस्टिंग 12 ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का मतलब क्या होता है कि एक तरह से तेल है जो उसको एक्सपोर्ट करना। तो टोटल कितनी कंट्री हैं जो कि ऐसा करती हैं, तो वो हमारी कितनी है, टोटल 12 कंट्री है, जिसके अंदर हमारा क्या है, अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका, इन तीनों के क्या है, कुछ कुछ देश हैं। हम देखेंगे कि ओपेक के डेफिनेशन क्या है। तो ओपेक का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कब बनी थी, 1961 में बनी थी, एंड टू एग्री ऑन ए कॉमन पॉलिसी फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल पेट्रोलियम, जिसका मेन मकसद क्या था कि हमें क्या करना, तेल का प्रोडक्शन करना है, और उस प्रोडक्शन को क्या करना, हम उस तेल को यानी कि पेट्रोलियम को क्या करना, हमें सेल करना है। तो अभी हम देखेंगे कि जो ओपेक की कंट्री है वो कौन कौन सी हैं। अब अगर हम देखें अमेरिका की, तो अमेरिका में है इक्वाडोर और वेनेजुएला, यानी कि 2 कंट्री हैं जो कि किसकी हैं, अमेरिका की। दूसरा हम देखते हैं अफ्रीका की है अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया और अंगोला। तो ये 4 कंट्री किसकी हैं हमारी, ये हमारी अफ्रीका की। तो टोटल 12 कंट्री हैं। और अगर हम देखें एशिया की, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब यूएई जिसे बोलते हैं, और सऊदी अरेबिया। तो ये टोटल कितनी कंट्री हैं, 12 कंट्री हैं जो कि ओपेक का मेंबर है। तो ओपेक में कितने मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं। ओपेक में कितने मेंबर हैं, 12 मेंबर है, जिसकी लिस्ट ये पूरी की पूरी ये रही। तो ये आज का टॉपिक था जो कि हमने देखा है कि कैसे वेनेजुएला में क्या है हमारा, उसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, क्राइसिस वगैरह आ रहा है। और साथ में ओपेक के साथ साथ एक क्या है, एक ओपेक प्लस है जो कि यानी कि ओपेक के अलावा जो कंट्री हैं, यानी कि जैसे कि रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे के सारे जो देश हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं किसका, पेट्रोलियम का, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ओपेक प्लस में आ जाते हैं। पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया है। तो आज का जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा हमारा जल्लीकट्टू के ऊपर। तो जल्लीकट्टू क्या कहते हैं हमारा, जल्लीकट्टू जो कि एक मिनट, जल्लीकट्टू एक हमारा फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है। तमिलनाडु में बनाने का मतलब क्या है कि एक बुल के द्वारा, यानी कि क्या करते हैं, एक बुल को क्या करते हैं हम, एक क्राउड में यानी कि भीड़ में छोड़ देते हैं, और उस भीड़ में छोड़ देते हैं, और उस भीड़ में से कुछ लोग हैं जो उठकर आते हैं उसको हैंडल करने के लिए, कि उसको पकड़ने के लिए, जितना लेट तक उसको कोई ग्रिप करके रखेगा तो वही क्या होगा, विनर होगा। तो इसमें देखते हैं कि ए बुल रिलीज इनटू द एरिना चार्ज एज स्टैमर्स जोस्टल टू गेट ए ग्रिप ऑन द बीस्ट एट द ओपनिंग ऑफ द 26 जलकत्तू सीजन इन पुंडुकोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु ऑन सैटरडे। यानी कि क्या है ये कि तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में मनाया जा रहा है कौन, जल्लीकट्टू। अभी हम देखते हैं जल्लीकट्टू के बारे में। तो जल्लीकट्टू क्या है, वाइज इन न्यूज, जल्लीकट्टू स्पोर्ट टुक प्लेस विद पॉम्प ड्यूरिंग पोंगल, यानी कि अभी पोंगल आने वाला है तो उसके सेलिब्रेशन के लिए कहां पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। इट हैज बीन बैंड सेवरल टाइम्स ओवर द पास्ट ईयर, ये पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, बैन किया गया है, लेकिन अब इसको हटा दिया है। अब इसको तमिलनाडु में खुलकर बनाया जाता है। तो अभी देखते हैं कि ये तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का मेन मकसद या मेन गोल क्या है बनाने का। तो जल्लीकट्टू क्या है, जल्लीकट्टू इज अ ट्रेडिशनल इवेंट इन विच ए बुल इज रिलीज्ड इनटू ए क्राउड, यानी कि एक बुल को, एक बैल को कहां पर छोड़ा जाता है, एक भीड़ में छोड़ा जाता है। किसकी भीड़ में, लोगों की भीड़ में।
एंड मल्टीपल ह्यूमन पार्टिसिपेंट, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस योगिता में प्रतियोगिता में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अटेम्प्ट टू ग्रैब द लार्ज पंप ऑन द बुल बैक, बुल की बैक को ग्रैब करने के लिए पकड़ते हैं उससे। ये एक तरह का फेस्टिवल है जो कि वहां पर खेल मान लो जो कि खेला जाता है। पार्टिसिपेंट्स होल्ड द हम्प ऑफ लॉन्ग एज पॉसिबल एंड अटेम्प्ट टू ब्रिंग द बुल टू ए स्टॉप, और जितना देर तक वो उसके बुल को पकड़ कर रखेंगे और उसको रोकेंगे, वही क्या होगा, विनर होगा। इन सम केस पार्टिसिपेंट मस्ट राइड लॉन्ग इनफ टू रिमूव फ्लैग ऑन द बुल हॉर्न्स, यानी कि वो पकड़ कर रखते हैं और उसको क्या करते हैं, पकड़कर, और फ्लैग फिर उसके हॉर्न पर लगाना पड़ता, सॉरी हटाना पड़ता है जो उसके उस पर, तो वो क्या होगा, विनर होगा। अभी देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ द स्पोर्ट कहाँ से था, और इसका कहीं ना कहीं इसको हमने कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन किया गया है। तो कहता है कि जलकुत्ते हैज बीन नोन टू बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द तमिलनाडु क्लासिकल पीरियड, यानी कि तमिलनाडु में ये बनाया जाता है। इसमें देखा गया है कि जो बैन करने का रीजन क्या है, बैन करने का, तो सबसे बड़ा जो बैन करने का रीजन है कि इससे बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, इंजर हुआ, और साथ में क्या हुई, उनकी डेथ भी हुई है। एक बुरे तरीके से ये खेल खेला जाता है, क्योंकि बहुत सारे, एक बुल को पकड़ना आम बात नहीं है, क्योंकि उसको पकड़ते हुए समय क्या हो सकता है, हमें चोट भी लग सकती हो, और साथ में क्या होता है, कहीं ना कहीं हानि भी हो सकती है, और जान भी जा सकती है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि अभी देखते हैं कब क्या हुआ था, तो बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैन भी किया था। अभी देखते हैं कि जो जल्लीकट्टू है उसका इंपॉर्टेंस तमिलनाडु में क्या है। तो इन तमिलनाडु जल्लीकट्टू इज बोथ रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट, यानी कि तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू है उसको एक धार्मिक और सांस्कृतिक इवेंट के रूप में बनाया जाता है। तो एक तरह से बैन करना सुप्रीम कोर्ट के लिए कहीं ना कहीं ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम आर्टिकल जो हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, उसका जो आर्टिकल 29 है उसमें बताया गया है कि हम अपने संस्कृत का हमारा अधिकार है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं कल्चर है कि हमें फंडामेंटल राइट्स देता है कि हम इसे बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कब इसको बैन किया है। तो इसमें देखा गया है कि 2004 में क्या हुआ था, एक सेकेंड, 2004 में क्या होता है, एटलीस्ट 5 पीपल वर रिपोर्टेड डेड एंड सेवरल हंड्रेड इंजर्ड, यानी कि क्या होता, 5 पीपल जो इस बुल को पकड़ते टाइम क्या हुए था, मर गए थे, और साथ में बहुत सारे लोग थे जो कि क्या हो गए थे, इंजर हो गए थे। ओवर 200 हैव डेड फ्रॉम द स्पोर्ट ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि 20 सालों में कहीं ना कहीं 200 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। किसके, सिर्फ इस जल्लीकट्टू खेल में। तो एंड फिर क्या हुआ था कि 2024 में 14 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको बैन कर दिया था कि हम ये फेस्टिवल है जो नहीं बनाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इससे बहुत कहीं ना कहीं लोगों की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी वर्डिक्ट क्या थी जल्लीकट्टू पर। तो 2023 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती हैं, यानी कि हम इसमें 3 जज की बेंच भी होती है, 5 जज की भी और 7 जज की भी। तो इसमें क्या हुआ था, 5 जज बेंच बैठी थी और उसने बताया था कि एक जो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट्स मेड बाय तमिलनाडु, यानी कि कुछ उन्होंने संशोधन किए कर्नाटक और महाराष्ट्र, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट, यानी कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करी गई जो हमारे जो कि एक जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में बनाया जाता है, कंबाला जो कि कर्नाटका में बनाया जाता है, और हमारा बुलोक कार्ट रेसिस है जो कि कहाँ बनाया जाता है, महाराष्ट्र में बनाया जाता है। तो इन तीनों पर क्या की गई थी, कार्रवाई की गई थी, अमेंडमेंट किए गए थे कि ये क्या है, क्रूल्टी, किसके द्वारा, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत, कि बताया गया था कि क्या ये करना सही है या नहीं। तो इसमें हम देखेंगे, एक मिनट, holding these tradition hold culture significant and that state have the power of regulate this event but directly them to ensure animal welfare and safety, यानी कि हम इन त्योहारों को बना सकते हैं बट उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि सेफ्टी एनिमल्स की भी होनी चाहिए और साथ में उन पीपल्स की भी जो आसपास हैं। तो इन सबको देखते हुए जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने बोला कि ये हम ये जो फेस्टिवल है हम बना सकते हैं, बट हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा, सेफ्टी देखनी पड़ेगी लोगों की, कितनी है कितनी नहीं। इस आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।